है, सुना है, समझा है, जाना है। और हिटलर के कारनामे क्रियाकलाप किस प्रकार से हैं, अभी हम आगे भी और इसके विषय में बहुत बड़ा है अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर जहाँ तक प्रश्न उठता है कि हिटलर के संबंध में बहुत सी जानकारी हम आप लोगों को देंगे, परंतु आज हम जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि राजनीतिक डैरिकलवाद, क्या राजनीतिक डैरिकलवाद अर्थात आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। तो आर्थिक संकट के तात्पर्य तो आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो आर्थिक संकट के संदर्भ में जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, तो ठीक इसी प्रकार जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, क्या जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी उसी समय रूस में, क्या उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टिकिस्ट, क्या स्पार्टिकिस्ट लिंग अपने क्रांतिकारी समझ रहे बच्चों आप लोग, अपने क्रांतिकारी, जैसे ये चित्र में दर्शाया गया है, स्पष्ट देख रहे होंगे आप लोग, है ना। तो अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। क्या हुआ, अपने क्रांतिकारी विद्रोह को अंजाम देने लगी, है ना। और बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बच्चों, हम आप लोगों से इस संदर्भ में जानकारी लेंगे कि बहुत सारे शहरों में, जो बहुत सारे शहर थे, उन शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। ठीक है, सोवियतों से तात्पर्य हम आपको बतलाएंगे, लेकिन आप प्रयास कीजिए बतलाने का। रहा सवाल ये कि बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। किन के नारे गूंज रहे थे बतलाइए बच्चों, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं आप लोग, कि बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेटी और कैथलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया था। क्या किया था? लोकतांत्रिक हम आपको पढ़ा चुके हैं पूर्व में, है ना। तो लोकतांत्रिक से स्पष्ट रूप से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि कैथलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर, और जो अन्य गुट थे समाजवाद, डेमोक्रेटी और कैथलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में, जो शासन की व्यवस्था थी, इनके विरोध में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और फिर क्या हुआ पता है आपको? और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोरे, क्या वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। जो विद्रोह तैयार किया गया था, विद्रोह का जो सिलसिला जारी होने वाला था या किया गया था, तो क्या किया गया? फिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। क्या किया उन्होंने? एक कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। कौन कौन? कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके, क्योंकि ये एक दूसरे के कट्टरपंथी दुश्मन हो चुके थे और हिटलर के खिलाफ कभी भी इन्होंने कोई मोर्चा नहीं खोला और ना ही छेड़ा, है ना। ना कोई विद्रोह किया, ना कोई क्रांति किया। फिर क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे, क्या हुआ पता? फिर क्रांतिकारी और उग्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। जब क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी दोनों खेमे जब रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे, तो क्या हुआ पता है? राजनीतिक रेडिकल विचारों को 1923 की आर्थिक संकट से और बल मिल गया। क्या हुआ? उनको और बल मिल गया आर्थिक संकट के कारण। फिर जर्मन ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर क्या किया था पता है? कर्ज लेकर लड़ा था। जो जर्मन ने पहला विश्व युद्ध लड़ा था वो मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और
युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। कर्ज लेकर युद्ध तो लड़ लिया, लेकिन उसके बाद में जब युद्ध लड़े तो युद्ध का परिणाम जो भी है आपको अभी बताया जाएगा, परंतु उसका जो हर्जाना था, है ना, तो उसका हर्जाना स्वर्ण मुद्रा यानी सोनों की मुद्राओं में हर्जाना भी भरना पड़ा। और इस दोहरे भूषण से और इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। समझ रहे हो आप? एक तो कर्ज लेके लड़ा और दूसरा फिर उनको हर्जाना भी भरना पड़ा। ये दोहरे बोझ के कारण क्या हुआ, वो जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने लगी स्थिति में पहुंच गए थे। फिर उसके बाद में आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से क्या किया, इनकार कर दिया। जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना दोनों चुकाने से इनकार कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ पता है आपको? इसके बाद जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक, जहाँ उनका मुख्य व्यापार था, है ना, जिस तरीके से उदाहरण के लिए चीन से अपने यहाँ सामान आता था चाइनीसियों का, है ना, तो आजकल प्रतिबंध लग गया। इसी प्रकार से अपने यहाँ प्रतिबंध की बात नहीं है, परंतु जो चाइनीस में जो आते थे चीना के लोगों का सामान, वो अपन लोगों ने उसका विरोध किया, तिरस्कार किया। ठीक इसी प्रकार से जहाँ पर इनके यहाँ पर जो भंडारण था, कौन सा, उद्योग का, तो जर्मनी के मुख्य उद्योग इलाके में, जैसे जहाँ रूरल पर कब्जा कर लिया। मतलब ये 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया था। तो फिर इसके जवाब में, समझ रहे बात को आप? इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूरल पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था और जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय विरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छपाना शुरू कर दिया था। समझ रहे? जिस प्रकार से अपने यहाँ मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ मिलता है? पन्ना में। देखो, पन्ना में कोयले की खदान है, जहाँ वहाँ हीरा मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर इनके यहाँ जो उद्योग का स्थान था रूरल, वहाँ पर ये लोगों ने अपनी प्रक्रिया को वो करके और मुद्रा जो है रुपए वाला जो कागज की मुद्रा छपाना शुरू कर दिया। फिर जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छपा दी। क्या किया जर्मन सरकार ने? इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छपा दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। क्या हुआ? उनकी मुद्रा का मूल्य का मार्क तेजी से गिरने लगा। जब तेजी से गिरने लगा तो अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24.000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में क्या हुआ? जो जुलाई में 3.000 मार्क, अगस्त में 46.21.000 मार्क तथा दिसंबर में 9.88.60.000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जब एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे तो जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगीं। जो आवश्यक अधिनियम वस्तु के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, तो जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी और महंगी होने लगी, है ना। तो फिर जैसा रेखा चित्र में देखो, रेखा चित्र में स्पष्ट दर्शाया गया है कि रेखा चित्र में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए क्या करना पड़ता था? जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। समझ रहे बात को? अब जो जर्मन नागरिक थे, पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। आप समझ रहे शब्दों का उद्बोधन कि जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। और इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दे दिया गया। काय का नाम दे दिया गया? अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? समझ रहे बात को आप? अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है?
अतिमुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। फिर जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। क्या किया? जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए, जैसा पूर्व में आपको अध्ययन कराया, जो जो परिस्थितियाँ थी, इन सब परिस्थितियों से उनको निकालने के लिए, जर्मनी को इस संकट से भी निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने, किसने? अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डब्स योजना बनाई और इस योजना में जर्मन के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। क्या किया गया? हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। समझ रहे बात को आप? अब होता ये है कि हम आप लोगों को ये बतलाना चाह रहे हैं कि मंदी के साल, मंदी से तात्पर्य आप समझते ही हैं, साल समझते हैं, नया साल, पुराना साल, आने वाला साल। ठीक इसी प्रकार से मंदी के साल से तात्पर्य बतलाना चाह रहे हैं कि सन 1924 से सन 1928 तक, तो मतलब 4 वर्ष, है ना। तो सन 1924 से 28 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही। क्या रही? कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जैसे अपन रेत का ढेर बनाते हैं ना, बच्चे लोग खेलते हैं, रेत का ढेर बना के मकान बनाते, घर बनाते हैं, और उसमें ज़रा सा धक्का मार दो तो वो फिस हो जाता है, यानी गिर जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, इसी प्रकार से। लेकिन यह स्थिति मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में, क्या? जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था, जो कुछ समय के लिए, यानी अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार धाराशायी हो गया, तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। समझ रहे हैं? जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धाराशायी हो गया, धाराशायी के तात्पर्य आप लोग समझते ही हैं, है ना। तो जब धाराशायी हो गए तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। फिर कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए, जो कीमतें थी, तो कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। क्या करने लगे? धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर, है ना, 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। समझ रहे हैं आप बात को, कि 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। ये आर्थिक महामंदी की क्या थी? शुरुआत थी। फिर 1929 से 1932 तक, है ना, 32 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। क्या हुआ? अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय थी वो आधी रह गई, केवल आधी रह गई, और फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। निर्यात गिरता जा रहा था। जब निर्यात गिरता जा रहा था तो किसानों की हालत खराब होते जा रही थी, और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। समझ रहे हैं आप? और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा था। तो अमेरिका के ऊपर जो ये अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी के कारण क्या हुआ? इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा था, और इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। चूँकि जर्मन ने, क्यों पड़ा आपको पता है? अमेरिका ने जर्मन को इस आर्थिक संकट से निकालने के लिए भरसक प्रयास किया था, परंतु पूर्व में जैसा कि स्ट्रीट एक्सचेंज का धाराशायी हो जाने के कारण वहाँ की परिस्थिति ऐसी बनी। ठीक इसी प्रकार इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। फिर 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। कितना रह गया? 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया।
है ना, रह गया था। और मजदूर या बेरोजगार होते जा रहे थे लोग। क्या हो रहा था? लोग मजदूर या बेरोजगार होते जा रहे थे, या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे, और बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची थी। कितना? जो बेरोजगार थे उनकी संख्या 60 लाख तक जा पहुंची थी, है ना। फिर जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे। जो बेरोजगार लोग थे ये जर्मनी की सड़कों पर दिखाई देने लगे, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे, है ना। जो मैं दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। जो लिखते थे अपने आप से कि जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, वहाँ के लोग कहते थे मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। जहाँ तक कि लिखी तख्ती जो है अपने गले में लटका कर खड़े रहते थे। समझ रहे हैं? जो लिखी हुई तख्ती थी वो अपने गले में लटका कर खड़े रहते थे कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, तो लटकाए खड़े रहते थे ऐसी तख्ती। फिर बेरोजगार नौजवान, या तो बेरोजगार जो नौजवान थे या तो ताश खेलते पाए जाते थे, है ना, या नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, कोनों कोनों में झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार, समझ रहे बात को आप, जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। समझ रहे बात को आप? जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहा था, है ना, तो जो युवा वर्ग था आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था, और चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर खौफ पैदा कर दिया था। आर्थिक संकट के कारण जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यांकन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खास तौर से वेतन भोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। क्यों खराब होती जा रही थी बच्चों, हम आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है। बाकी रहा सवाल ये कि समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। सब तरफ से हारे हुए थे, उनको भय सता रहा था, और उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रह जाए। इस प्रकार से अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, क्योंकि वो संगठित थे मजदूर, है ना। जैसे कहावत कही गई, जहाँ सुमत यहाँ संपत न आना, जहाँ विपत वहाँ कुमत न जाना। इसी प्रकार से संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। समझ रहे हैं आप क्यों चोट पहुंचा रही थी? क्योंकि बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। समझ रहे बात को आप? कृषि उत्पादों की जो कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था, और युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा था? युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। जब उनको अंधकार में अपना भविष्य दिखाई दे रहा था, तो अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल महिलाओं को दिल भी डूब रहे थे। जिस तरीके से इसमें शब्दों का उद्बोधन महिलाओं के खड़े शब्दों में दिया है, लेकिन अपन अपनी भारतीय संस्कृति के आधार से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों समझ रहे ना आप कि असफल महिलाओं के दिल भी डूब रहे थे। जिस तरीके से एक माँ का बेटा या बेटी बीमार, अस्वस्थ होते, परेशान होते हैं, दुखी बीमार होते हैं, है ना, या आहत हो जाते हैं, इसी प्रकार से उससे ज़्यादा माँ का हृदय आहत हो जा रहा था। और फिर राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। जी, राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिर और तानाशाही का शिकार बन जाता था। बच्चों आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि मैं आप लोगों के संदर्भ में पूछूंगा, समझ रहे बात को आप, कि
नाजुक दौर से गुजर रहा था। कौन? राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। क्यों? वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिर और तानाशाह का शिकार बन जाता था। अस्थिर, है ना, और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। क्या थी? इनमें जो एक कमी थी वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन था, असंभव था, यह असंभव बन गया था। हर बार संगठन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की, अनुच्छेद होता है ना जो धाराएं लगाई जाती हैं, धाराओं से संबंधित जो भी संविधान होता है उसकी अनुच्छेद की धारा होती है, अनुच्छेद क्रमांक होता है, खंडिका होती है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और, समझ रहे ना बात को आप, अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। और अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा। समझ रहे बात को आप? वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 डेज थी। समझना? कितनी? 39, है ना, तो 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। फिर इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। काय का? जो अनुच्छेद था 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया। पर इन सारे नुस्खों के बावजूद, क्या समझ रहे हैं, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक संस्कृति व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा। समझ रहे हैं? इसलिए जब लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। समझ रहे बच्चे आप? अब बच्चों, आप लोगों के लिए हम हिटलर से संबंधित जो भी अध्ययन है आप लोग भी थोड़ा सा पहले पढ़ लिया करो, और फिर हम बताएंगे कि अपन को अब हिटलर का उदय पढ़ना है। जैसे सूर्योदय होता है ना, ऐसे हिटलर के उदय के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। चोर तो भगवान है, अपने देवता हैं, लेकिन हिटलर जो हिटलर शाही करने वाले, इनके संदर्भ में अपन अध्ययन करेंगे। आप लोग भी पुस्तक में अध्ययन करें। नर्मदे और माई की जय हो।